वो हमेशा अल्पसंख्यक मतलब SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और मुसलमान का वो हमेशा वो सरकार विरोध करने का काम करता है, क्योंकि हम लोग जब एक नहीं होंगे तो हम लोग को लोग हमेशा दबाने का काम करेंगे। अरे भाई कोचाबंद में हम लोग इसका कार्यकर्ता बोले वो उसका कार्यकर्ता, वो बोले कांग्रेस का है, वो बोले RJD का है, वो बोले इसका है, इससे काम नहीं चलेगा। जब लालू और नीतीश एक हो सकता है तो हम और आप क्यों नहीं? जानते हैं भाई दोस्तों, अगर कांग्रेस अलग अलग से लड़ेगा, RJD अलग लड़ेगा, JDU अलग लड़ेगा, MIM अलग लड़ेगा, तो बीजेपी वालों को सारा वोट तो उसको 20% चाहिए ना, 30% चाहिए ना, वो 30% लेकर के सरकार बना देता है। क्या भाई आप क्या कर रहे हैं? देश को ऊंचे, देश के अंदर अभी जात पात की भावना चलाई जा रही है। जात पात फूट डालो और शासन करो, इसका मतलब होता है मुसलमान का कोई पार्टी खड़ा कर दो, मुसलमान को एक तरफ कर दो, कोई पासवान का पार्टी खड़ा कर दो, पासवान को साथ कर दो, यादव का पार्टी देकर के यादव को अलग कर दो, कुर्मी का पार्टी देकर कुर्मी को अलग कर दो। कभी भी बीजेपी के लोग हरिजन को अपने पार्टी में घुसने नहीं देंगे। दोस्तों जब देश आजाद हुआ था तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के देश को आजाद किया। आज आप तोड़ने का राजनीति कर रहे हैं। आपका भी स्वागत करेंगे। आप आइए सीमांचल में, आप विकास की बात कीजिए, आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, आप शिक्षा की बात कीजिए, आप रोजगार की बात कीजिए, आप भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कीजिए और महंगाई को कम करने की बात कीजिए। आप उन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। आप बात किस पर करेंगे? बड़ा बड़ा मंदिर कहाँ बनेगा, कहाँ मस्जिद तोड़ना है, किस मंदिर को हटाना है, ये मंदिर मस्जिद क्या डिबेट है भाई? हिंदुस्तान पाकिस्तान क्या डिबेट है भाई? मैं एक सीमांचल का एक बेटा होने के नाते हम लोग पार्टी नहीं करेंगे, हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। हम लोगों को विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तरक्की चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। हाँ, हम लोग को उस टाइप का कोटा दामन चाहिए, ऐसा कोटा दामन जहाँ पर शिक्षा का व्यवस्था बढ़िया, स्वास्थ्य की सुविधा हो, रोजगार हो, इस तरह का पॉइंट होनी चाहिए। क्योंकि ये वो कोटा दामन है, ये वो कोटा दामन है। इस कोटा दामन में अभी भी दो विधायक है, क्योंकि एक विधायक आपका कोटा दामन में है और एक विधायक आपका अमूर में। दो बात, और खुशी की बात यह है कि सरकार में भी कोटा दामन का 3 आदमी पावर में है। मैं वो 3 आदमी का नाम लेना चाहता हूँ। अभी ये खुशी की बात है, ये गर्व की बात है कि कोटा दामन तरक्की के रास्ते में जा रहा है। कोटा दामन का वो 3 शख्स का मैं नाम लेना चाहता हूँ। आज आप जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कोटा दामन के विधायक सह बिहार सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक इजाज साहब कुछ ही समय बाद हमारे बीच उपस्थित होंगे। तो कोटा दामन का बेटा आपका सचेतक पहला, दूसरा बेटा जो अमोर का जो विधायक है वो किसी पार्टी का मालिक है, 2 बात हुआ। तीसरा JDU प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद साहब कहीं न कहीं वो भी। सोचिए कोटा दामन के लिए गर्व की बात है कि 3 आदमी, कोटा दामन का 3 आदमी जो बिहार लेवल तक नाम कमा चुका है। तो इन तीनों आदमियों के लिए एक बार ताली हो जाना चाहिए। आप कोटा दामन के लिए ताली हो रहे हैं। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स और राजनीति की बात कर रहे हैं। मैं एक वार्ड सदस्य जिला प्रवक्ता होने के नाते मैं ग्राम पंचायत ब्रिजान वार्ड सदस्य वार्ड नंबर 3 का वार्ड मेंबर हूँ। हम लोग वार्ड सदस्य पूरे जिला में एक कमेटी बनी, उस कमेटी का मैं जिला प्रवक्ता हूँ। मुझे इस बार जिला प्रवक्ता बनाया गया। मैं माननीय विधायक एसपी साहब का शुक्रिया अदा करने आया। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहता हूँ। आज बहुत दुख होता है कि JDU के जो कार्यकर्ता है उसका अलग सुर, RJD के कार्यकर्ता का अलग सुर, कांग्रेस के कार्यकर्ता का अलग सुर। हमारे मीडिया के भाई ने बताया कि कहीं ना कहीं दुख की बात है। ये सवाल मीडिया के लोग, यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, क्योंकि कोटा दामन का विकास तभी संभव होगा जब RJD के लोग, JDU के लोग, कांग्रेस के लोग सभी को एक प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा। भाई JDU हुआ या RJD हुआ या फिर कांग्रेस हुआ, आप अलग अलग रह करके तरक्की नहीं कर सकते। अरे ये तो खुशी का पल है। 3 बेटा कोटा दामन का बिहार में राज
करता है। वही बेटा कोटा धर्मन का एसपी साहब जो आज सचेतक बनकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। आपका दूसरा बेटा मास्टर मुजैद साहब जो उपाध्यक्ष बनकर के बिहार में अपना कब्जा जमाया हुआ है। तीसरा बेटा जो अमोर में विधायक है अब्दुल इमाम साहब, वो भी एक पार्टी का मालिक है। ये बहुत खुशी की बात है। मैं किसी का तारीफ नहीं कर रहा हूँ या मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। दुख वहां पर आती है कि भाई आरजेडी का जो भी कार्य करता है, जदयू का जो भी कार्य करता है, कांग्रेस का जो भी कार्य करता है, आपस में हम लोगों को तालमेल रखना है। क्योंकि एक यहाँ पर सरकार महागठबंधन की है। सोचिए भाई, जब लालू और नीतीश एक हो सकता है, तेजस्वी और नीतीश एक हो सकता है, तो हम आम पब्लिक क्यों नहीं? क्या होना चाहिए कि नहीं? हम लोग होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि जब बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक हो सकता है, तो हम लोग 24 पंचायत ये कोटा ब्लॉक में तू में क्यों? पिछले दशक में ब्लॉक में घटना हुआ, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। मैं खुले मन से कहना चाहता हूँ, वो किसी का भी कार्य करता हो, इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। जब तक नहीं हम लोग सभी पार्टी के लोग एक प्लेटफॉर्म में नहीं रहेंगे, तब तक आप कोटा धर्मन की विकास नहीं कर सकते। क्योंकि भाइयों दोस्तों, ये बहुत खुशी का पल है। मुझे बहुत बढ़िया लगा जब हमारे माननीय विधायक पार्टी छोड़ करके जब आरजेडी में चले गए थे, कुछ लोग आलोचना कर रहे थे। अरे खुशी की बात हो गई, क्योंकि आपका विधायक एक ऐसे पार्टी में गया है जो सेकुलर है, ना ये हिंदू मुसलमान की पार्टी है, सभी की पार्टी। आप जानते हैं कि सेकुलर पार्टी वो पार्टी होती है जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लेकर चलने का काम करता है। तो माननीय विधायक इजार एसपी साहब ने अगर आरजेडी ज्वाइन किया तो मेरे पब्लिक के हिसाब से कोई गलत नहीं किया, क्योंकि ये वो आरजेडी है जो सभी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने का काम करती है। आप लालू जी को अच्छी तरीके से जानते हैं। लालू जी का लड़का तेज यादव आने वाले भविष्य का मुख्यमंत्री है। दोस्तों भाइयों, आप जानते होंगे कि तेज यादव जो युवा सोच है उसके अंदर, वो नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के काम कर रहे हैं। अब हम लोग उम्मीद है कि लालू यादव और तेज यादव ने जो हम लोगों से वादा किया है कि मैं 10 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा, उम्मीद है कि ये भी बहुत जल्द पूरा होने वाला है। क्योंकि उस दिन का न्यूज था स्वास्थ्य विभाग में अब वो 2 लाख नौकरी देने का काम कर रहा है। शिक्षा विभाग में 7वें चरण के बहाली के लिए कुछ अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। उम्मीद है कि 3 से 4 लाख रोजगार यानी शिक्षकों को भी मांगे लालू प्रसाद नीतीश कुमार की अगुवाई में वो बहाली का भी काम हो। क्योंकि आप नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को भूल नहीं सकते। क्योंकि आप देखिए 2001 में बिहार कैसा था, अभी 2022 का बिहार कैसा। बिहार का देखिए गली गली में रोड बन गया, बिहार के हर क्षेत्र में काम हुआ है। वो 7 निश्चय का काम हो, गली गली का काम हो, रोड का काम हो, शौचालय का काम हो, या फिर किसी भी प्रकार का काम, हर प्रकार के काम में बिहार सरकार अगुवाई है। माननीय नीतीश कुमार का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये वो नीतीश कुमार है आज से तकरीबन 15 साल पहले। आप देखते होंगे कि 15 साल पहले शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। आज देखिए अपने गांव समाज में बिहार का 90% बच्चे विद्यालय जाते हैं। आज से तकरीबन बच्चों को भोजन नहीं मिलता था, छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी, साइकिल राशि नहीं मिलती थी। आज देखिए हर प्रकार का लाभ बिहार सरकार की तरफ से मिल रहा है। ये हम लोगों के लिए खुशी का पल है। क्योंकि देखिए मैं कहीं ना कहीं, मेरा नाम पर्वत कुमार हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करनी चाहिए। कल केंद्र सरकार का एक रिपोर्ट आया कि केंद्र सरकार चाहता है कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहता है। अरे भाई, आप आरक्षण को खत्म कर दीजिएगा। आरक्षण खत्म करने का मतलब, आरक्षण का मतलब होता है अगर किसी पंचायत में इलेक्शन होता है, अगर वहां पर एससी कैंडिडेट होता है, कभी एसटी होता है, कभी सुरजापुरी होता है, कभी अल्पसंख्यक होता है। केंद्र में जो सरकार है वो हमेशा अल्पसंख्यक मतलब एससी एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुसलमान का वो हमेशा वो सरकार विरोध करने का काम करता है।
क्योंकि हम लोग जब एक नहीं होंगे तो हम लोग को लोग हमेशा दबाने का काम करेंगे। दोस्तों भाइयों, क्योंकि नीतीश कुमार और माननीय तेजस्वी यादव जो लड़ाई बिहार के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग को साथ देना चाहिए। अरे भाई कोचाबंद में हम लोग इसका कार्यकर्ता बोले वो उसका कार्यकर्ता, वो बोले कांग्रेस का है, वो बोले आरजेडी का है, वो बोले इसका है, इससे काम नहीं चलेगा। जब लालू और नीतीश एक हो सकता है तो हम और आप क्यों नहीं। दोस्तों भाइयों, क्योंकि केंद्र का जो सरकार है वो आरक्षण को खत्म करना चाहता है। आप देखिए अभी जो नगर निकाय का चुनाव होना था, अभी नगर निकाय का चुनाव होना था, उस चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट बैन लगा दिया। क्यों बैन लगाया है? जहाँ जहाँ नगर निकाय है, नगर पंचायत है, वहाँ पर इलेक्शन होना था, लेकिन उस पर रोक लगा दिया है। इसका कारण केंद्र सरकार सारा सीट को जनरल घोषित कर दिया। क्या एक गरीब का बेटा इलेक्शन नहीं लड़ेगा? क्या मुसलमान का बेटा इलेक्शन नहीं लड़ेगा? क्या हरिजन का बेटा इलेक्शन नहीं लड़ेगा? क्या एक मुसलमान का बेटा इलेक्शन नहीं लड़ेगा? भारतीय संविधान सबको आजादी देता है। जब तक हम लोग 70% आबादी एक प्लेटफॉर्म में नहीं रहेंगे, तब तक वो सत्ता का मजा लेते रहेगा। जानते हैं भाइयों दोस्तों, अगर कांग्रेस अलग अलग से लड़ेगा, आरजेडी अलग लड़ेगा, जेडीयू अलग लड़ेगा, एमआईएम अलग लड़ेगा, तो बीजेपी वालों को सारा वोट तो उसको 20% चाहिए ना, 30% चाहिए ना। वो 30% लेकर के सरकार बना देता है और हम लोग 70% हमेशा हम लोग चपेट में आते हैं। ये ध्रुवीकरण का मतलब होता है वो आरजेडी को अलग कर देता है, जेडीयू को अलग कर देता है, कांग्रेस को अलग कर देता है, एमआईएम को अलग कर देता है, 2 4 10 पार्टी सीमांचल में और लगा देता है। ऐसा तोड़ दो, ध्रुवीकरण कर दो, ऐसा तोड़ दो कि मेरा जो 20% वोट है हमको मिले और मेरा सरकार स्टेट से लेकर के केंद्र तक। मैं किसी नेता का नाम या किसी का आलोचना करने नहीं आया। मैं ये सोचना चाहिए कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हम लोग को एक प्लेटफॉर्म में आने की जरूरत है। एक दूसरे का हम लोग अगर विरोध करेंगे तो फिर हम लोग का विकास नहीं होगा, क्योंकि अभी एक कोचाधामन विकास की ओर जा रहा है। क्योंकि मैंने देखा अगर 7 प्रखंड में सबसे ज्यादा अगर विकास हुआ है तो आपका कोचाधामन, और 7 प्रखंड में सबसे ज्यादा अगर जागरूकता है तो कोचाधामन है। क्योंकि जो केंद्र सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहता है, आप भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लोगों को यह अधिकार दिया कि भारत के सभी नागरिक एक समान है। आप देखिएगा भाई, बड़े बड़े पदों में, वो मंत्री में हो या पुलिस विभाग में हो या फिर आपका उसका सचिवालय में हो या फिर उसका बैंक में हो या फिर बिहार सरकार के सारे सचिव, केंद्र सरकार के सारे सचिव, सभी सचिव ब्राह्मण परिवार से। क्या भाई आप क्या कर रहे हैं? देश को ऊंचे, देश के अंदर अभी जात पात की भावना चलाई जा रही है। जात पात फूट डालो और शासन करो। इसका मतलब होता है मुसलमान का कोई पार्टी खड़ा कर दो, मुसलमान को एक तरफ कर दो, कोई पासवान का पार्टी खड़ा कर दो, पासवान को साइड कर दो, यादव का पार्टी देकर के यादव को अलग कर दो, कुर्मी का पार्टी देकर कुर्मी को अलग कर दो, और मेरा जो वोट बैंक, ये बीजेपी का जो एजेंडा, कभी भी SC/ST लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग कभी देखे बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता SC ग्रुप से, ST ग्रुप से, कभी भी बीजेपी के लोग हरिजन को अपने पार्टी में घुसने नहीं देगा, अनुसूचित जाति को घुसने नहीं देगा, मुसलमान को घुसने नहीं देगा। दोस्तों, जब देश आजाद हुआ था तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के देश को आजाद किया। आज आप तोड़ने का राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, आपका भी स्वागत करेंगे। आप आइए सीमांचल में, आप विकास की बात कीजिए, आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, आप शिक्षा की बात कीजिए, आप रोजगार की बात कीजिए, आप भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कीजिए, और महंगाई को कम करने की बात कीजिए। आप उन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। आप बात किस पर करेंगे? बड़ा बड़ा मंदिर कहाँ बनेगा, कहाँ मस्जिद तोड़ना है, किस मंदिर को हटाना है, ये मंदिर मस्जिद क्या डिबेट है भाई? हिंदुस्तान पाकिस्तान क्या डिबेट है भाई? मैं एक सीमांचल का एक बेटा होने के नाते, क्योंकि हम लोगों को चाहिए, खासतौर से मैं कोचाधामन का हूँ, इसलिए कोचाधामन के लोग संबोधित करना चाहता हूँ कि भाई हम लोग जब जात पात पर वोट कीजिएगा हम लोग का तरक्की नहीं होगा। अरे हिंदू मुस्लिम ये क्या होता है भाई? एक ऐसे शख्स को चुनिए आप जो सभी को लेके चले। 2 पार्टी होता है, एक पार्टी सेकुलर होता है, एक पार्टी कम्युनल होता है। कम्युनल का मतलब कट्टरपंथी, RSS, कुछ ऐसे पार्टी जो सिर्फ एक ही जात की बात करे, वो सभी को लेकर नहीं चलेगा। तो हम लोग
तीन पार्टी जो है कांग्रेस, जदयू, आरजेडी, ये जो महागठबंधन बना, आपको दोस्तों पता होगा 2015 में महागठबंधन बना था, बीजेपी नजर नहीं आया था नजर, इन लोग एक तरफा सरकार बना दिया। जैसे जब इन लोग टूट गया तो नीतीश कुमार को लेकर के उन लोग सरकार बना दिया। हेलो कहने के हम लोग के लिए दुख हुआ। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हम लोगों को एक होने की जरूरत है। शिक्षा पर बात होनी चाहिए। अगर किसी क्षेत्र में स्कूल नहीं है तो अपने विधायक से हम लोग स्कूल का बात करें। कहीं पर रोड नहीं है तो रोड की बात करेंगे। कहीं पर अगर सामुदायिक शौचालय की जरूरत है उसकी बात करेंगे। कहीं सामुदायिक भवन नहीं है तो विधायक महोदय से उसकी बात करेंगे। हम लोग पार्टी नहीं करेंगे, हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। हम लोग को विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तरक्की चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। हाँ, हम लोग को उस टाइप का कोटा दामन चाहिए, ऐसा कोटा दामन जहाँ पर शिक्षा का व्यवस्था बढ़िया हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, रोजगार हो, इस तरह का पॉइंट होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग पार्टी खेलेंगे, दल खेलेंगे, कार्यकर्ता खेलेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि बीजेपी का एक ही एजेंडा, मैं खुले मन से बीजेपी को चैलेंज देता कि वो हमेशा तोड़ने का काम करता है। वो जब तक तोड़ेगा नहीं उसका सत्ता बनेगा नहीं। वो सत्ता तभी पाता है जब आपस में हम लोग लड़ जाते हैं। जब एक दिन पूरे हिंदुस्तान के सभी पार्टी एक हो जाएंगे तो 2024 में आराम से प्रधानमंत्री बन सकता है महागठबंधन के लोग। आज जो हम लोग बैकफुट में जा रहे हैं, हम लोग के पास यूनियन नहीं है, सभी पार्टी को एक होना पड़ेगा।